गुड मॉर्निंग बच्चों। बाय बच्चों। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे आवेशन की विधियां। क्या सीखेंगे? आवेशन की विधियां यानी कि चार्जिंग मेथड। बच्चों बात करें आवेशन की विधियां, यानी किसी भी बॉडी को आवेशित कैसे किया जा सकता है, किसी भी बॉडी को आवेशित कैसे किया जा सकता है, आज की क्लास में हम वो सीखने वाले हैं, यानी कि चार्जिंग ऑफ एनी बॉडी। देखिए बच्चों, किसी भी बॉडी को हम तीन प्रकार से चार्ज कर सकते हैं। पहली चीज जो होती है जिसको हम लोग बोलते हैं घर्षण विधि। कौन सी विधि? घर्षण विधि। बच्चों घर्षण विधि में होता क्या है, जैसे आप क्या करो, एक छड़ ले लो और एक छड़ को क्या करो, क्या नाम है, रेशम के कपड़े से रगड़ दो। जब हम छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो होता क्या है कि जो छड़ होती है वो हमारी धनावेशित हो जाती है और जो क्या नाम है हमारा कपड़ा होता है रेशम का वो ऋणावेशित हो जाता है। तो ध्यान देंगे हम लोग ये घर्षण की विधि। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊं, आप लोग कंघा करते होगे। देखो ये आपके सामने काम है, कंघी है ना, आप लोग बहुत करते हो। जो बार बार आप अपने बाल को ऐसे यूं यूं घुमाते हो, उसके बाद देखो ना, थोड़ी देर बाद आप देखोगे इससे कोई कपड़ा सॉरी कागज का टुकड़ा उठाओगे तो कागज का टुकड़ा उठने लगता है, या आप अपने बाल को ही ऐसे हाथ में करके उठाओ तो उठने लगता है। मतलब क्या होता है कि जरूर इसमें कोई ना कोई चार्ज आ जाता है जो क्या करता है, उस कागज के टुकड़े को आवेशित करता है या आपके बाल को आवेशित करता है। तो जब इस विधि से हम लोग क्या करते हैं, किसी बॉडी पे चार्ज उत्पन्न करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, घर्षण विधि। क्लियर हो गया होगा, मैं समझता हूँ सारे बच्चों को क्लियर हो गया। घर्षण विधि क्या होती है? जब किसी बॉडी पे क्या किया जाए, जैसे एबोनाइट का छड़ ले लो, क्या ले लो, एबोनाइट का छड़ ले लो और जो है उस पे जो है ऊन ले लो। एबोनाइट की छड़ और ऊन दोनों को अगर हम आपस में रगड़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो एबोनाइट की छड़ होती है वो ऋणावेशित हो जाती है और जो ऊन होता है वो क्या होता है, धनावेशित हो जाता है। क्लियर हो गया आपको? कोई डाउट? तो घर्षण विधि में बहुत ज्यादा नहीं, इस तरह से हम लोग समझ लेंगे। क्या करेंगे, अगर हमने क्या लिया, एबोनाइट का छड़ लिया। किसका छड़? एबोनाइट का छड़, एबोनाइट का छड़, और इसको किससे रगड़ना है? रगड़ना है बेटा ऊन से। किससे रगड़ना है? ऊन से। तो एबोनाइट की छड़ को अगर ऊन से रगड़ेंगे तो एबोनाइट की छड़ क्या होती है, ऋणावेशित हो जाती है, यानी कि इस पे ऋणावेश आ जाता है और ये क्या होता है, धनावेश, यानी कि ये पॉजिटिव हो जाती है और ये क्या होती है, नेगेटिव हो जाती है। क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी बच्चे को? नहीं। आगे हम लोग बढ़ते बेटा, दूसरी जो विधि होती है घर्षण के बाद। ये विधि तो आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ, घर्षण के बाद दूसरी विधि होती है प्रेरण। और प्रेरण का मतलब आप समझते ही होंगे। प्रेरण का मतलब होता है प्रेरित करना। प्रेरित करने का मतलब जो आदत आप में नहीं है वो आदत आप में ला देना, वही क्या होता है बेटा, प्रेरण कहलाता है। कुछ ऐसी चीजें होती है जो मुझे नहीं पता होती है, मैं क्या करता हूँ अपने दोस्तों की संगत में रहते 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 उनसे सीख लेता हूँ, चाहे वो अच्छी आते हो चाहे बुरी आते हो। तो वही चीज है प्रेरण। प्रेरण क्या है, देखो जैसे मान लो ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये कोई बॉडी है और ये बॉडी उदासीन है। कैसी है बेटा? उदासीन। उदासीन का मतलब जितना धनावेश है उतना ही क्या है, ऋणावेश है। ठीक है, जितना धनावेश उतना ही क्या है, ऋणावेश। ये कोई बॉडी है, कैसी है, उदासीन है। बात समझ आ रही है प्रेरण की कहानी? जैसे ये कोई बॉडी है, उदासीन है, कुछ नहीं जानती है, ठीक है ना, जितना धनावेश है उतना ऋणावेश है। हम लोग करते क्या है बेटा, इसके करीब क्या करते हैं, चाहे कोई पॉजिटिव चार्ज चाहे कोई निगेटिव चार्ज, जो आपकी इच्छा करे वो बॉडी लेके आओ।
समझ में आ रही बात ना? आपका मन करता है तो आप पॉजिटिव चार्ज की बॉडी ले लो, आपका मन करता है तो आप निगेटिव चार्ज की बॉडी ले लो, ठीक है? कोई ऐसी बॉडी लेके आओ जो चार्ज हो, ठीक? तो जब हम करते क्या है, जब इस बॉडी को धीरे धीरे इस बॉडी के करीब लेके आते हैं, क्या करते हैं, इस बॉडी के करीब लेके आते हैं, तो होता क्या है बेटा, ध्यान दीजिएगा, इसमें प्लस के कारण प्लस का रिपल्सन होता है और माइनस का क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो इस तरह की कुछ स्पीशीज बन जाती है, इस तरह से बन जाएगा। यानी जब ये बॉडी क्या हुई, इसके कुछ करीब आ गई पॉजिटिव चार्ज वाली, तो प्लस प्लस में क्या हुआ, रिपल्सन हुआ, प्रतिकर्षण हुआ, और ये क्या हुआ, प्लस प्लस वाला यहाँ चला गया और माइनस वाला कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। और अंत में हम लोग करते क्या है, अंत में इसका भूसंकर्पण करा देते हैं, यानी इसको पृथ्वी से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और जब अंत में इसको पृथ्वी से जोड़ देते हैं, तो जब इस बॉडी को आप क्या करोगे, पृथ्वी से इस तरह से जोड़ दोगे, अर्थिंग दे दोगे, तो ये सारा धनावेश कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में। क्योंकि आपको पता है ना, पृथ्वी बहुत बड़ी संधारित्र है, ये सभी आवेशों को संग्रहित कर लेती, तो धनावेश चला जाएगा पृथ्वी में, और आपके ऊपर क्या बचेगा, इस बॉडी के ऊपर केवल और केवल क्या बचेगा, ऋणावेश बचेगा। तो आप इस तरह से भी किसी बॉडी को क्या कर सकते हो, चार्ज कर सकते हो। तो मैं समझता हूँ आपको प्रेरण की कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमने किया क्या, हमने एक उदासीन बॉडी लिया, उदासीन बॉडी के करीब एक धनावेशित बॉडी को लेकर के आया। अब जब इस धनावेशित बॉडी को इस उदासीन बॉडी के करीब लेके आया, तो हुआ का बेटा, धनावेश के कारण प्रतिकर्षित हो गया और ऋणावेश क्या हुआ, आकर्षित हो गया। तो ये धनावेश इधर हो गया और ऋणावेश इसके करीब आ गया। अब किया क्या गया, इसको पृथ्वी से जोड़ दिए, तो सारा धनावेश कहाँ चला गया, पृथ्वी में, और बचा क्या, केवल और केवल उस बॉडी के ऊपर क्या बचा, ऋणावेश बचा। यानी कि ये बॉडी क्या हो गई, अब आवेशित हो गई कि नहीं हो गई। तो दूसरा जो मेथड होता है, ये होता है प्रेरण। मुझे लगता है आप सारे बच्चों को अच्छे से आ गया होगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ते बेटा तीसरी विधि की ओर ध्यान देंगे। तीसरी होती है चालन। तीसरी क्या होती है, चालन। आवेशन की तीसरी विधि होती है चालन। चालन जिसे आप कंडक्शन कहते हो। तो इसमें क्या होता है, कोई साधन ऐसे मिल जाए, जैसे मान लो एक बॉडी ये है, ठीक है, जिस पर आवेश कितना है, Q1, ठीक है। एक बॉडी ये है जिस पे आवेश कितना है, Q2। मान लो ये दो बॉडी है बेटा, क्या है, इस पे आवेश कितना है, Q1, और इस पे क्या है, Q2। तो एक चीज ध्यान देना, ये Q1 मान लो बड़ा है किससे, Q2 से, क्योंकि जो बड़ा होगा वही देगा, जो बड़ा होगा वही देगा। तो ये मान लो ये Q1 बड़ा है और Q2 क्या है, छोटा है। तो हम करते क्या है, इसको एक चालक तार द्वारा ऐसे इसको जोड़ देते हैं। जब एक चालक तार द्वारा इसको जोड़ दोगे तो होगा क्या बेटा, इस पे से चार्ज इस पे जाना लगेगा, और होगा क्या, इस पे जो आवेश आएगा वो धनावेश हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 बटे 2। चूंकि ये दे रही है इसलिए ये धनावेशित होगी, और ये ले रही है, इस पे कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 बटे 2 ऋणावेश। तो ये जो विधि होती है ये चालन होती है। क्या होती है, अगर दो चालक हैं और दोनों चालक को हमने क्या किया, किसी तार द्वारा जोड़ दिया, तो जिसपे अधिक आवेश होगा उससे दूसरे पर आवेश का ट्रांसफर होने लगता है, ठीक है। तो क्या होता है कि एक में कितना आवेश आ जाता है, Q1 प्लस Q2 बटे 2, और दूसरे पर कितना आ जाता है, Q1 प्लस Q2 बटे 2, लेकिन किसका, माइनस का, क्योंकि एक ले रहा है और एक क्या कर रहा था, दे रहा था। इसलिए एक में क्या हो गया, धनावेश हो गया, और एक पे क्या हो गया, ऋणावेश हो गया। बच्चों आगे हम लोग देखते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया, यानी आप आवेशित कर लोगे, सभी बॉडी को आवेशित कर लोगे, है ना, क्लियर, कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, एक चीज देखें कि मैंने आपको बताया था कि अगर किसी आवेश का वेग 0 हो, ठीक है, तो क्या होता है, किसी आवेश का वेग कांस्टेंट हो तो क्या होता है, किसी आवेश का वेग कांस्टेंट नहीं है तो क्या होता है। थोड़ा सा हम लोग आगे देखेंगे, द्रव्यमान और वेग में, द्रव्यमान और आवेश में
किस पर क्या प्रभाव पड़ता है वेग को कम या अधिक करने पर। ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला आइंस्टाइन ने बताया था, m इज इक्वल टू एम जीरो अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। m इज इक्वल टू एम जीरो अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यानी m बराबर m नॉट बटे करड़ी में 1 माइनस वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर। ठीक है, यहां से हम लोग देखते हैं बेटा कि अगर हमने वेलोसिटी बढ़ाई या वेलोसिटी घटाई तो देखो ये रेस्ट मास होता है, विराम द्रव्यमान, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके द्रव्यमान में कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अगर क्या किया जाए, वेग बढ़ाया या घटाया जाता है तो द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, लेकिन आवेश के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, लिख सकते हैं कि वेग में परिवर्तन के साथ द्रव्यमान में परिवर्तन होता है, परंतु आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक स्टेप सीख गए, यानी अगर आपने क्या किया, किसी पिंड का वेग बढ़ाया या वेग घटाया तो उसके द्रव्यमान में परिवर्तन होगा, लेकिन उसके आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मुझे लगता है कि हर बच्चे को हर बात मेरी समझ में आ रही है, कहीं कोई डाउट नहीं ना। चलो बेटा आगे हम लोग बढ़ते हैं कूलाम के नियम की ओर। किसके नियम की ओर? कूलाम के नियम की ओर। कूलाम ने क्या बताया था, देखो बेटा, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। देखो बच्चों, हम सभी लोगों ने पढ़ा है कि अगर दो समान प्रकार के आवेश हैं तो उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और अगर विपरीत प्रकार के आवेश हैं तो उनमें क्या होता है, आकर्षण होता है। ये आप लोगों ने पहले पढ़ा, आवेश के गुण का अध्ययन किया तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकार के आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो ये जो आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल होता है बच्चों, इसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत बल कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत बल। यानी आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो बल होता है उस बल को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत बल कहते हैं। मुझे लगता है आप सबको याद हो गया विद्युत बल किसे कहते हैं। क्लियर हो गया? एक बार देख लीजिएगा, आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या कहलाता है, विद्युत बल कहलाता है। तो उन्हीं आवेशों को लेकर के कूलाम ने नियम दिया। जैसे मान लो ये दो आवेश हैं Q1 और एक क्या है, Q2। ठीक, एक Q1 है और एक क्या है, Q2 है। ध्यान दीजिएगा, Q1 Q2 अगर ये एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे गए हैं, जैसे कि r दूरी पर मान लो रखे गए हैं। कैसे रखे गए बेटा, r दूरी पर रखे गए हैं। दो आवेश हैं एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हैं, तो कूलाम ने अपना नियम दिया। कूलाम ने बताया कि इन आवेशों पर लगने वाला बल, इन आवेशों पर लगने वाला बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बताया इन्होंने क्या लिखा था, देखो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। इन्होंने बताया किन्हीं दो आवेशों या बिंदु आवेश आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, किन्हीं दो बिंदु आवेशों पर लगने वाला बल किन्हीं दो बिंदु आवेशों पर लगने वाला बल लिख देंगे
आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गुलाम साहब ने क्या बताया बेटा? गुलाम ने बताया कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना? तो हम लोग क्या करते हैं, यहां लिख लेते हैं, माना दो आवेश, अभी पूरा अध्ययन करेंगे इसको, अगर कर्सर घबराइएगा नहीं, धैर्य रखिए, कहीं जाइए नहीं, मैं एक एक पॉइंट इतना बताऊंगा कि आप सोचे भी नहीं होंगे। माना दो आवेश, अभी बोर्ड के लेवल से भी देखना है हमको, माना दो आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से r दूरी पर है। तो माना दो आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से r दूरी पर हैं, तो क्या होगा बच्चों? F समानुपाती मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2, इक्वेशन फर्स्ट, और F समानुपाती 1/r स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड। यानी F समानुपाती मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2, F समानुपाती 1/r स्क्वायर। ये कुल हमने बताया था कि आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये लॉ है, लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता बेटा, ठीक है ना? लॉ होता है, हमें उनके सिद्धांतों के अनुसार चलना होता है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ लिख देंगे हम लोग समीकरण 1 और 2 से, क्या लिखेंगे? समीकरण 1 और 2 से, थोड़ा अंग्रेजी का कम प्रयोग। तो यहाँ क्या होगा? F समानुपाती मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 बटे r स्क्वायर। बच्चों समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे और लिखेंगे F बराबर K Q1 मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 बटे r स्क्वायर, जहां के समानुपाती नियतांक है और के बराबर होता है बेटा, के बराबर होता है 1/4πε0। ये के बराबर लिखा जाता है 1/4πε0 और इसके बराबर होता है 9 गुणे 10⁻⁹, ठीक है? 9 गुणे 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कितना होता है बेटा? 9.9 गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कोई डाउट किसी बच्चे को? नहीं, सबको समझ में आ गया? तो कूलम के बारे में इतना हम लोगों ने जाना। क्या? F बराबर K मॉड ऑफ Q1 Q2 बटे r स्क्वायर, जहाँ K क्या है? समानुपाती नियतांक है, और K बराबर होता है 1/4πε0 और उसके बराबर होता है 9 गुणे 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। आगे बढ़े बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग केवल ε0, देखो वहां पे 1/4πε0 आया ना, ये ε0 क्या है? ε0 को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं।
फलन जीरो को क्या कहते हैं बेटा? निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। और फलन जीरो की जो वैल्यू होती है ये होती है 8.85 गुणे 10 पे घाते -12 कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ आई बात ना? क्या होता है 8.85 गुणे 10 पे घाते -12 कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर हमसे कोई एप्सिलॉन जीरो की बीमा पूछे तो अभी हम निकाल देते हैं, ठीक है? इतना आप लोग लिख लीजिए, ठीक है? आगे बढ़ो। चलिए देखते हैं क्या था बेटा। हमें निकालना था एप्सिलॉन जीरो की बीमा, एप्सिलॉन जीरो की बीमा, ठीक है? या बीमी सूत्र बोलना है, एप्सिलॉन जीरो का बीमी सूत्र। तो क्या होगा यहाँ पे देखेंगे, हमने देखा क्या होता है एप्सिलॉन जीरो का जो फार्मूला आया गया है कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ से कूलम किसका मात्रक होता है? आवेश का। और आवेश की बीमा क्या होती है? अभी हम लोगों ने पढ़ा a इंटू टी, चूंकि स्क्वायर है तो हम a स्क्वायर टी स्क्वायर कर लेंगे और बटे क्या हो जाएगा बेटा? ध्यान देना, न्यूटन का होता है बल और बल का होता है m/t पे -2 और चूंकि यम क्या है? दूरी है, तो दूरी का हो जाएगा l स्क्वायर। सबको ऊपर लेके जाएंगे और ये हो जाएगा m पे घाते 0, l पे घाते -3 और t पे -2 है, ऊपर जाएगा +2 है दोनों, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 कितना हो जाएगा? t पे घाते 4 हो जाएगा, a पे घाते कितना? 2। ये हो जाएगी हमारी एप्सिलॉन जीरो की बीमा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं ना? आगे बढ़ जाए बेटा, ठीक? चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे, अगर यही आवेश हमारे किसी माध्यम में रख दिए गए हैं, जैसे मान लो ये Q1 है, ये क्या है? Q2। ध्यान देना बेटा, Q1 Q2 अगर किसी माध्यम में रख दिए गए हैं जहां माध्यम का परावैद्युतांक कितना है? K। माध्यम का परावैद्युतांक कितना है? माध्यम का परावैद्युतांक दिख रहा है ना? माध्यम का परावैद्युतांक क्या है? K, ठीक है? अगर माध्यम का परावैद्युतांक कितना है? K। ध्यान दीजिएगा, माध्यम का परावैद्युतांक क्या है? K। तो हम लोग क्या करेंगे, जो फार्मूला लिखते हैं बेटा वो क्या होता है? F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो K मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 बटे R स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बेटा ये के माध्यम का परावैद्युतांक का मतलब होता है अचालक पदार्थ, ठीक है? ये वायु या निर्वात के लिए इसका मान कितना होता है? 1 होता है। ये दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जो परावैद्युतांक होता है उसके लिए चाहे वायु हो चाहे निर्वात हो, ये माना जाता है कि वायु और निर्वात के लिए परावैद्युतांक के का मान कितना होता है? 1 होता है, ठीक है? इसमें कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं। अब एक चीज देखेंगे बच्चों, हम लोग ये लिख सकते हैं एप्सिलॉन जीरो इंटू के बराबर एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता। क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता। और एप्सिलॉन जीरो क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है? तो इन दोनों में संबंध जो निकलता है बेटा वो क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, ये होता है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन जीरो बराबर के। ये स्पेशल है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है? कि एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू के, ठीक है? क्योंकि इस पे एक आध क्वेश्चन आपसे लग जाता है, कभी दे देता है कि इतना जो है परावैद्युतांक 80 है, ठीक है? निर्वात परावैद्युतांक 80 है, किसी माध्यम में उसकी विद्युतशीलता कितनी होगी, तो हम निकालते हैं वहां से। जैसे क्वेश्चन कहो तो बना दो तत्काल। देखो बेटा ताजा ताजा एक क्वेश्चन ले लो। क्या है? एक माध्यम का परावैद्युतांक 80 है। एक माध्यम का परावैद्युतांक 80 है। माध्यम की
माध्यम की विद्युतशीलता क्या होगी। ठीक है, हम लोग करेंगे क्या, परावैद्युतांक कितना दिया है 80। क्योंकि परावैद्युतांक का कोई मात्रक इसलिए नहीं होता बेटा, क्योंकि परावैद्युतांक जो होता है, देखो ध्यान से, ये भी सेम राशियां हैं, तो इसका मात्रक क्या होता है, इसके मात्रक से कट जाता है, इसलिए परावैद्युतांक का कोई मात्रक नहीं होता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अपवायलन बटे अपवायलन 0 इज इक्वल टू कितना रख देंगे 80। तो अपवायलन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये अपवायलन 0 इधर आएगा, तो अपवायलन 0 का मान 8.85 गुणे 10 पे घाते -12 गुणे 80। ठीक है, अब आप जो है इसको सॉल्व करके निकाल लीजिएगा, क्योंकि मैं सॉल्व करूंगा तो समय लगेगा। ठीक है, समय क्या लगेगा, पूरा ही कराना है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आ गया। ठीक, अगर इसी बल को हमको सीजीएस पद्धति में लिखना हो, कैसे लिखना हो, सीजीएस पद्धति में, ध्यान दीजिएगा, सीजीएस पद्धति में अगर हमको यही बल लिखना हो, ठीक, जो आप लिख रहे हो 1/4/0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, तो सीजीएस पद्धति में यह बराबर लिखा जाता है बेटा Q1 Q2 बटे R स्क्वायर केवल। ठीक है, यहाँ पे K का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो अगर हमसे सीजीएस पद्धति में कभी लिखना हो, तो सीजीएस पद्धति में यह बराबर होता है Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। मैं समझता हूँ आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई डाउट नहीं लग रहा है। चलिए बेटा आगे हम लोग चर्चा करते हैं, इसके बाद थोड़ा सा अब थोड़ा और अध्ययन करते हैं। ठीक, ये अगर देखो एक क्वेश्चन आपसे ये कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर मैंने देखा है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ये पूछता है कि अगर आवेश को किसी माध्यम में डाल दिया जाए तो उनके बीच का बल बढ़ जाता है, घट जाता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इस तरह के विकल्प करके देता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि अगर क्या हो कि दो आवेशों के बीच कोई माध्यम पड़ गया हो तो उनके बल पर क्या परिवर्तन पड़ेगा। तो देखो बेटा, अगर माध्यम में नहीं था तो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं निर्वात, वैक्यूम। ये वैक्यूम में जो बल लग रहा था वो कितना लग रहा था, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, यही बल लग रहा था। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, और माध्यम में हमने देखा 1/4πε0 K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। डिवाइड कर देंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, FV बटे FM बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, और यहाँ क्या है K। समझ आ रही बात ना। अब देखो ध्यान से, सब कुछ सेम है, तो यहाँ किया क्या जाता है, नीचे गुणा सबसे ऊपर और बीच का गुणा बीच में। तो ये क्या होगा, 4/4πε0 गया, ये पूरा इससे गया, ये के कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा FV बटे FM बराबर कितना जाएगा के। तो हमको माध्यम में बल चाहिए, तो माध्यम में त्रिज्या गुणा करा देंगे, तो यहाँ होगा क्या, ध्यान देना, FV बटे के बराबर FM। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या देखा कि अगर परावैद्युत में रखा रहेगा तो निश्चित तौर पर इसका मान 1 या 1 से अधिक होता है। तो 1 से अधिक अगर होगा तो भाग देंगे तो हमेशा इसका मान क्या आएगा, कम ही आएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आवेशों के बीच कोई माध्यम रख दिया गया है तो उनके बल में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हमेशा बता दीजिएगा बल हमेशा घटेगा। क्लियर हो गया, यानी आवेशों के बीच अगर क्या किया गया है, कोई माध्यम रख दिया गया है तो हमेशा उनका बल क्या होगा बेटा, घटेगा। कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं, आगे बढ़ जाए। ठीक है, चलो ध्यान देते हैं बेटा, आगे की अगर हम लोग चर्चा करें, मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोगों को कहीं कोई समस्या हो रही होगी, बड़े इत्मीनान से बता रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा और चर्चा करते हैं बेटा। देखो मान लो दो आवेश है, एक Q1 है और एक क्या है Q2 है। ठीक, एक Q1 है और एक क्या है Q2। इस तरह से अगर रखे गए हैं
अगर इनके बीच की दूरी कितनी है, r है, Q1 तथा Q2, और इनके बीच की दूरी कितनी है, r। तो देखो बेटा इस पे ये कैसे बल लगाएगा, हमने बताया ना कि समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विपरीत प्रकार के आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो ये भी प्लस है और ये भी क्या है, प्लस है, ठीक है ना। तो इनमें क्या होगी, दुश्मनी, यानी इनकी दिशा क्या होगी, अलग अलग होगी, विपरीत होगी, हमेशा दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। अब यहाँ कैमरे पे तो मैं तुम्हें बुला के दिखा नहीं सकता, लेकिन अपने क्लास में बुला के दिखाता हूँ बच्चों को। आजा, एक लड़का बुला लेता हूँ अपने घर, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, हम लोग समान है तो आकर्षित तो होंगे ही नहीं, ठीक। तो उसमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है बेटा, प्रतिकर्षण। तो ये कैसे होता है, देखो ये वाला चार्ज इस पे बल लगाता है इस दिशा में, ऐसे। तो इसको हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, यानी पहले पर बल लगाया गया दूसरे के द्वारा, यानी दूसरे के द्वारा किस पे बल लगाया गया, पहले पे लगाया गया, यानी पहले पे बल लगा इसके द्वारा दूसरे के द्वारा। तो ये F1 2 इस तरह से लिखा जाता है। और इस पे जो बल लगेगा, देखो बेटा इस पे इधर बल लगेगा और ये ऐसे लिखा जाता है F2 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यानी दूसरे पर लगा किसके द्वारा, पहले के द्वारा। समझ आ रही बात, सबको क्लियर हो गया, कोई डाउट। तो अगर ये समान प्रकार के आवेश हैं तो इस पे जो बल लगता है बेटा इस तरह से लगता है, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है ना, कि अगर दो आवेश समान प्रकार के हैं तो इनमें इस तरह से प्रतिकर्षण का बल लगता है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इनका जो मैग्नीट्यूड होता है, जैसे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू होता है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, यानी आवेशों का जो परिमाण होता है वो क्या होता है, सॉरी बलों का जो परिमाण होता है वो सेम होता है, केवल अंतर क्या होता है इनके दिशा का। क्या अंतर होता है, दिशा, यानी दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। अगर ये मान हटा दूं तो यहाँ क्या हो जाएगा, F12 इज इक्वल टू माइनस F21। समझ में आई बात ना, यानी क्यों माइनस लगाया, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड किसको बताता है, केवल परिमाण को बताता है, और ये दोनों बलों का परिमाण क्या होगा, सेम होगा, इनके परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको वैसे लिख भी सकते हैं F, ठीक है, इज इक्वल टू यही लिख दे रहा हूं क्या, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। समझ आई बात आप लोगों को, ठीक। तो आपने क्या सीखा कि अगर समान प्रकार के आवेश हैं तो इनमें कैसा बल लगता है, प्रतिकर्षण का बल लगता है, और ये बल मैग्नीट्यूड में क्या होता है, सेम होता है। तो हमने कूलाम के नियम में पहली चीज सीखा कि इन आवेशों पर बराबर बल लगता है और विपरीत दिशाओं में लगता है। दूसरी चीज हमने क्या सीखा, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। बराबर और विपरीत ऐसे भी हो सकता है, इधर इधर ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, कि ये विपरीत दिशा में है और क्या है, बराबर है। लेकिन नहीं, ये क्या है, along to the line joining of the two charges, यानी दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश नहीं है, इनकी दिशा क्या है, विपरीत है, इनकी दिशा क्या है, विपरीत है बेटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो ये बल लगता है, हमने क्या जाना, हमने ये जाना कि ये जो बल होता है ये विपरीत दिशा में लगता है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। तीसरी चीज हम क्या जानेंगे, यह जो बल होता है ये केंद्रीय बल होता है। कैसा बल होता है बेटा, केंद्रीय बल होता है, ठीक है, सेंट्रल फोर्स, इंग्लिश क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स। यह क्या होता है, केंद्रीय बल होता है, ठीक है। और अगली बात अगर हम जाने तो ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है, क्या, संरक्षी बल। कैसा बल होता है बेटा, संरक्षी बल। तो हमने कूलाम के नियम के बारे में जाना, क्या जाना कि ये क्या होता है, दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है, यह एक केंद्रीय बल होता है, यह संरक्षी बल होता है, ये क्या होता है, दिशा में विपरीत परंतु परिमाण में क्या होता है, समान होता है। और कूलाम का नियम एक चीज और जानना बेटा, किसी भी दूरी के लिए लागू होती है, चाहे वो छोटी से छोटी दूरी हो चाहे बड़ी से बड़ी दूरी हो, हर दूरी के लिए कूलाम का नियम लागू होता है। एक कॉन्सेप्ट और हम जानेंगे बेटा, यहाँ पे मान लो अगर ये प्लस प्लस थे, एक प्लस होता और एक क्या होता, माइनस होता, तब क्या करते आप, हर चीज समझ लो, एक प्लस है और एक क्या है, माइनस।
तब कैसे लगेगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये Q1 ये Q2, तो ये क्या होगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, आजाद सजन, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, यानी पहले पर दूसरे के द्वारा, और ये इधर कहेगा ये वाला आजाद सजन, है ना, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ये इस तरह से बल लगेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी देखो, ये मैग्नीट्यूड में क्या होंगे, सेम होंगे, लेकिन दिशा में क्या है, विपरीत है। बात सबको समझ में आ गई, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं। एक चीज और सीखेंगे बेटा, चलिए अब देखेंगे, जैसे मान लो 2 आवेश थे, अब अगर 3 आवेश हो गया, तब मान लो 2 आवेश थे, तो आपने देखा 3 आवेश थे तो क्या होगा, आइएगा एक 3 आवेश के सिस्टम पर भी देखें। मान लो ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, ये Q3 हो गया, 3 आवेश हो गया, ठीक है। तो एक चीज देखो क्या होगा बेटा, नहीं ऐसे मत कहो भाई, ठीक है ना, हमने कहा ना क्या होगा, देखो ये Q1 ये Q2, ठीक है ना, तो ये इस पे बल लगाएगा इस दिशा में, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, और ये इस पे फोर्स लगाएगा इधर इस दिशा में, फोर्स ऑन टू ड्यू टू थ्री, यानी दूसरे पर लग रहा है तीसरे के द्वारा, ठीक है। अब देखो इस पे ये लगाएगा इधर फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री, और ये इस पे लगाएगा फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, बात समझ आ रही है क्या। और इस पे क्या लगेगा, ये इस पे लगाएगा फोर्स ऑन थ्री ड्यू टू वन, और ये इस पे लगाएगा फोर्स ऑन थ्री ड्यू टू टू, ठीक है। आपको समझ में आ गया। एक चीज देखना बेटा, इनके आपसी प्यार में तो कोई कमी नहीं आई है, जितना पहले लगता था उतना आज भी ये लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो एक चीज देखिएगा, अगर हम यहाँ कॉन्सेप्ट क्या सीखे, अगर 2 आवेशों के बीच कोई तीसरा आवेश लाके रख दिया जाए, 2 आवेशों के बीच कोई तीसरा आवेश लाके रख दिया जाए, तो उनके आपसी बल में कोई कमी नहीं होगा, उनके आपसी बल में कोई कमी नहीं होगा। हो सकता है, मे बी हो सकता है उनका परिमाण कम या अधिक हो जाए, नेट कुल परिमाण कम या अधिक हो सकता है, लेकिन उनके आपसी प्यार में कोई कमी नहीं आएगी, आपसी बल में कोई कमी नहीं आएगी। देखो पहले भी यही बल लगते थे, आज भी वही बल लग रहा है, अब ये तीसरा आ गया तो ये अपना अलग लगा रहा है ना, ठीक। तो नेट कम या अधिक हो सकता है, नेट वाला कम या अधिक हो सकता है, लेकिन इनके आपसी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मुझे लगता है आप सभी लोग बेहतर तरीके से समझ गए, ठीक है। अभी आएंगे बेटा न्यूमेरिकल भी इस पे कराएंगे हम आप लोगों को, ठीक, 1-2 न्यूमेरिकल साथ में लेके चलेंगे। आगे देखेंगे कूलाम का नियम सदिश रूप में, क्योंकि वीडियो मुझे लग रहा है लंबा हो रहा है, ठीक है। कूलाम का नियम सदिश रूप में, कूलाम का नियम सदिश रूप में, ध्यान देंगे हम लोग कूलाम का नियम सदिश रूप में समझेंगे। कूलाम का नियम किस रूप में समझेंगे, सदिश रूप में समझेंगे। कूलाम का नियम सदिश रूप में क्या होता है, जैसे मान लो बेटा एक चार्ज यहाँ Q1 रखा गया है, एक चार्ज Q2 रखा गया है, ये इस पे बल इधर लगाता है, आपको पता है F12, ठीक है, और ये इस पे किधर लगाता है F21, ठीक। ध्यान देना बेटा, अब होता क्या है कि इसका ये विस्थापन सदिश कितना हो जाएगा R21, और इसका ये विस्थापन सदिश कितना होगा R12, ध्यान दीजिएगा। तो क्या करेंगे, इसको अगर इस रूप में लिखना है तो हम ऐसे लिखते हैं फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इज इक्वल टू, लिख देते हैं क्या, K Q1 Q2 बटे R12 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ क्या लिख देंगे R12 का क्या, ये क्या हो गया सदिश रूप में, किस रूप में हो गया सदिश रूप में। आगे हम लोग बात करें F21 इसी तरह से, तो ये क्या हो जाएगा K Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा R21, ठीक है, का स्क्वायर या वेक्टर लगा लीजिएगा,
और यहाँ क्या होगा r21 का कैप। ये देखो r कैप जो आ रहा है बेटा ये यूनिट वेक्टर है। क्या है? यूनिट वेक्टर। यहाँ हम लिखते हैं r21 इज इक्वल टू वेक्टर r अपॉन मॉड ऑफ r वेक्टर। ठीक है, ये इसका मतलब होता है r कैप का। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा 2 1 2 1 तो निकाल लेंगे और यहाँ पे रख देंगे। तो ये क्या हो गया हमारा कूलाम का नियम सदिश रूप में हो गया। मैं समझता हूं कि आपको कूलाम के नियम में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बच्चों, हम लोग देखेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? जैसे मान लो कोई निकाय है, एक Q1 आवेश, एक Q2 आवेश, एक Q3 आवेश, एक Q4 आवेश और ये मान लो कोई Q आवेश है। ठीक है, तो इस Q आवेश पे जो बल लगेगा, ध्यान दीजिएगा, Q आवेश पे लगने वाला बल, इन सभी बलों के जो ये बल लग रहे हैं इसके द्वारा, इसके द्वारा, इनके द्वारा, इनके द्वारा जो बल लग रहे हैं उनके सदिश योग के क्या होगा? बराबर होगा। तो ये हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 1 के द्वारा यानी F क्या Q1 प्लस F Q2 प्लस F Q3 डॉट डॉट डॉट। अब जितने भी बल लग रहे हैं उन सभी बलों को हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। यही क्या होता है? अध्यारोपण का सिद्धांत होता है। क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी बच्चे को? यानी किसी एक आवेश पर लगने वाला बल क्या होता है? उन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है।